नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश डिबेट 88 में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार शाम 5 बजे से युद्ध विराम समझौता लागू हुआ है। हालांकि पाक ने महज कुछ ही घंटों के बाद 3 से 4 घंटों के बाद ही इस घोषणा को खुद ही तोड़ दिया। दोबारा भारत ने पाक से इस बारे में बात की और तब कहीं जाकर रात को कल सीमा पर गोलाबारी बंद हुई, रुकी। और इस बीच सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए सबको चौंकाया और उन्होंने ये बताया कि उनकी मध्यस्थता की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के बीच ये हो पाया है। और फिर से आज ट्रंप ने ये कहा कि मुझे गर्व है कि अमेरिका आपको इस ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण निर्णय पर पहुंचने में मदद करने में सक्षम रहा है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने ये भी कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के साथ मिलकर कश्मीर के मुद्दे को भी दीर्घकालिक समाधान तलाशने की दिशा में कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा, शायद 1000 साल बाद अब समय आ गया कि हम इस ऐतिहासिक विवाद का समाधान खोजें। इधर सेना ने आज एक बार फिर से प्रेस ब्रीफ किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, इस पूरी कार्यवाही के बारे में विस्तार से बताया कि कैसे उन्होंने आतंकी ठिकानों को तबाह किया है। और उन्होंने ये भी बताया कि बहालपुर मुरीद के मुजफ्फराबाद यहां पर जो आतंकी शिविर चल रहे थे उनको सटीक मिसाइलों के निशाने से तबाह किया गया और आतंकवादियों को ही निशाने पर लिया गया, किसी सिविलियन को या सेना के किसी भी स्थान को निशाने पर नहीं लिया गया। और स्पष्ट कर दिया कि आगे अगर फिर से ऐसा कुछ होता है तो इस पर जवाबी कार्रवाई की जाएगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। इस ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर होने से देश में, जहां देश 2 हिस्सों में बढ़ गया है, कुछ का यह कहना है कि यह बहुत अच्छा हुआ है, इसके समर्थन में कुछ लोग खड़े नजर आए, तो वही कुछ लोग इसके विरोध में भी हैं। उनको यह लगता था कि भाई अगर अब की बार ये मौका मिला है तो पूरी तरीके से पाकिस्तान को उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, जमींदोज उसको कर दिया जाए, नेस्तो नाबूद कर दिया जाए, पाकिस्तान को इस बार मुंह की दे दी जाए। तो इस तरह की भावना देश में देखने को मिल रही है। लेकिन कूटनीतिक तौर पर इसका अलग मतलब निकाला जा रहा है। सीज फायर को लेकर इसका सामरिक महत्व अलग निकाला जा रहा है, तो वही इसको लेकर वैश्विक स्तर पर भी अलग मायने निकाले जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसके अपने अपने मायने हैं, अपना अपना संदेश है और भारत की जो संप्रभुता है उसको लेकर भी एक बड़ा संदेश है। तो कहीं ना कहीं कई तरह के एंगल इस पूरे मामले पर निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में आज हम इन्हीं सब सवालों के इर्द गिर्द जानने की, समझने की कोशिश करेंगे कि जो सीज फायर है उसको लेकर भारत की जो सोच है या भारत ने जो निर्णय लिया है वो कितना सही है, कितना गलत है, और भारत जो है आगे कैसे इस पर डील करेगा रणनीतिक तौर पर, वैश्विक स्तर पर कैसे इसको देखा जाएगा, कूटनीतिक तौर पर यह कितना बड़ा फैसला है, आर्थिक मोर्चे पर कितना बड़ा फैसला है, और इसमें चीन की जो भूमिका है, अमेरिका की जो भूमिका है, उसको भी जानने समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सेना ने आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो साफ और तल्ख लहजे में यह बता दिया कि अगर फिर से ऐसा होता है तो फिर इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। और इसीलिए आज हमें यह कहना पड़ रहा है, सीज फायर तोड़ना पड़ेगा भारी। जी हां, ये तल्ख लहजे में भारत कह रहा है, साफ शब्दों में कह रहा है, क्योंकि कल जिस तरह से कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने हरकत की थी उसके बाद ये हमें कहना पड़ रहा है। और इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ राजीव चक्रवर्ती जी स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका। अमित श्रीवास्तव जी है, प्रवक्ता कांग्रेस, आपका भी बहुत स्वागत है। कर्नल रिटायर्ड सिद्धार्थ बोस, रक्षा विशेषज्ञ, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत हम करना चाहते हैं ब्रह्मदीप जी, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं, आपसे ही शुरुआत करते हैं। ये जो निर्णय है भारत का, कूटनीतिक तौर पर कितना बड़ा ये फैसला है, कितना सही और सटीक फैसला है, इसके क्या आपको प्रोज दिखते हैं, क्या कॉन्स दिखते हैं, कैसे इसको समझाएंगे? देखिए, जिम्मेदार देश वो होता है जिसके उद्देश्य में पारदर्शिता होती है, जिसके कार्यों में पारदर्शिता होती है। अब भारत ने
ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था आतंकवाद को जवाब देने के लिए, पाकिस्तान के आतंकी केंद्रों पर निशाना साधने के लिए। हमारा जो ऑपरेशन था वो पीओके को पाने के लिए नहीं था, बलूचिस्तान को पाने के लिए नहीं था, खैबर पख्तूनख्वा में जाने के लिए नहीं था। मतलब हम बहुत क्लियर थे। हमारी सरकार ने स्पष्ट किया था। हमारी प्रेस ब्रीफिंग जो हुई थी दूसरे दिन, उसमें स्पष्ट किया गया था कि ऑपरेशन सिंदूर क्यों शुरू किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के जब शुरू करने के बाद जब हमने वहां के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तो जवाब में पाकिस्तान ने हमारे नागरिक प्रतिष्ठानों पर हमला करने की कोशिश की। वो पाकिस्तान का जो दुस्साहस था, वो दरअसल भारत के लिए एक अवसर बन गया यह टेस्ट करने के लिए कि जो हमारे हथियार है, आत्मनिर्भर भारत क्या कर सकता है, क्या हम अपने देश की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। तो हमने उसके जवाब में पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया और इसके साथ यह भी सुनिश्चित किया कि यदि युद्ध के समय में क्या हमारे देश की हम सुरक्षा कर पाएंगे, तो उसका जवाब जो है वो हमारे जो एयर डिफेंस सिस्टम है उससे मिल गया। अब प्रेस ब्रीफिंग में अभी जो हाल में हुई, थोड़ी देर पहले हुई, इसमें बाकायदा सिलसिलेवार तरीके से इस बात को दुनिया के सामने रखा गया। देखिए, बहुत आपने जिस कूटनीतिक संदेश की बात की वो बहुत स्पष्ट है। एक दौर हुआ करता था जब हम डोजियर सौंपते थे दुनिया के सामने। आप देखिएगा कि करगिल वार हुई, हमने लाइन को क्रॉस नहीं किया। संसद पर हमला हुआ, हमने लाइन को क्रॉस नहीं किया। 26/11 का बहुत निर्मम हमला हुआ, उसमें भी हमने वैदेशिक जो पूरी दुनिया है उसके सामने बताया कि पाकिस्तानी आतंकी देश है, लेकिन उसके बावजूद आज तक हाफिज सईद जो है मुंबई ब्लास्ट का जो आरोपी है वो पाकिस्तान में रहता है, तकरीरें करता है। लेकिन अब भारत ने उसको रिस्पॉन्ड किया है। भारत ने सुनिश्चित कर दिया है कि अब यदि भारत की संप्रभुता की बात है तो हम किसी से सर्टिफिकेट नहीं लेंगे, हम किसी महाशक्ति के सामने नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ हम पर अनुलिन संयुक्त जी बीच में माफी के साथ रोकूंगा आपको। आप कहते हैं कि भारत की अपनी संप्रभुता है, तो अमेरिका क्यों बीच में घुस रहा है? सवाल तो यही तो पूछना है आपसे कि ये जो आप कह रहे हैं कूटनीतिक तौर पर बहुत अच्छा फैसला है, इस पर भी मैं आऊंगा, पर ये एक छोटी प्रतिक्रिया मैं चाहता हूं आपसे इस पर, बाकी डिटेल में हम आगे और बढ़ेंगे इसमें। इसमें अमेरिका घुसा नहीं, इसमें पाकिस्तान अमेरिका का एक लंबे समय तक सहयोगी रहा है। पाकिस्तान गिड़गिड़ाया है और चूंकि हमारा उद्देश्य पूरा हो गया था, हमने जो उद्देश्य था हमारा वो हमने पूरा कर लिया था। तो यदि हम युद्ध विराम करते हैं, हम युद्ध में क्यों बने रहें, क्यों हम अपना नुकसान करें, क्यों दुनिया के सामने हम एक गैर जिम्मेदार राष्ट्र के तौर पर आए। तो यदि ये युद्ध विराम होता है, इसमें दुनिया की जो महाशक्ति, देखिए ट्रंप कोई ईरान के राष्ट्रपति नहीं है जो नाकाम देश है, ट्रंप सूडान के राष्ट्रपति नहीं है, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और वो क्वाड में भारत का एक बहुत बड़ा सहयोगी है। तो हम अपनी वैश्विक भागीदारी से इनकार नहीं कर सकते। इस कारण से यदि अमेरिका इसमें आता है तो हमको उसका स्वागत करना चाहिए। जी चलिए, इसका थोड़ा सा हम तकनीकी पहलू भी समझेंगे आपसे आगे। और क्या कर्नल रिटायर्ड सिद्धार्थ बोस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं? चलिए, वो अभी हमारे साथ जुड़ेंगे नहीं, जुड़े हुए नहीं है, थोड़ी ही देर में जुड़ेंगे। उनसे हम और तकनीकी पहलुओं पर बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, रक्षा विशेषज्ञ वो हैं। लेकिन अमित श्रीवास्तव जी, सीज फायर को लेकर आपकी पार्टी के अंदर से कई तरह की मिलीजुली प्रतिक्रिया आ रही है, कैसे देख रही है कांग्रेस इसको, सीज फायर को? कहां पर क्या स्टैंड है कांग्रेस का? देखिए सनी जी, मैं थोड़ा सा अमेंडमेंट चाहूंगा। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे अभिन्न मित्र भी हैं। ये आवाज कांग्रेस पार्टी की नहीं है, ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज है। और लगातार जिस प्रकार से, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सनी जी, कि जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान के खिलाफ जो हमने स्थिति अभी बनाई थी, हमारी बहुत मजबूत स्थिति थी। उसके बाद अचानक से ये सीज फायर का फैसला आना, कहीं ना कहीं हमारी स्थिति मजबूत होने के बाद भी हम दुश्मन के देश में जबरदस्त तरीके से हम वहां नुकसान पहुंचा रहे थे। और जिस प्रकार से सीज फायर का आदेश आया, उस आदेश को सुनकर सब लोग सब लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन खैर, मैं पूछना चाहता हूं, मैं क्या, पूरा इतिहास पूछेगा सरकार से, इतिहास पूछेगा कि भारत ने ऐसा क्या हासिल किया कि अचानक सीज फायर करना पड़ा। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं कि ये सुलगते सवाल जो हैं ये हमेशा पूछे जाएंगे, क्योंकि आज की जो सरकार है उसने अचानक से आके सीज फायर किया। और प्रधानमंत्री जी का एक पुराने समय का वक्तव्य सोशल मीडिया में लोग डाल रहे हैं, उस समय उन्होंने कहा था कि भाई ये हमारा और पाकिस्तान का मसला है, इसमें अमेरिका क्यों बीच में आ रहा है, और अमेरिका को आना भी नहीं चाहिए, और हम क्यों उसकी बात मानेंगे। तो आज जो प्रधानमंत्री जी उस समय उनका वक्तव्य था, आज ये वक्तव्य आना कहीं ना कहीं, सबसे पहले तो सनी जी
मैं उनको श्रद्धांजलि और संवेदना प्रकट करना चाहता हूं, जिनकी पिछले दिनों मौत हुई है। और अपने तीनों सेना के, सेना, थल सेना, वायु सेना और भारतीय सेना, तीनों के शौर्य को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को मैं सलाम करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से हमारे देश पे जब विपत्ति लाने का प्रयास पाकिस्तान ने किया तो उन्होंने वहां पर घुस के उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। तो मैं तीनों सेना के हमारे वीर, हमारे सपूतों के, भारत माता के लाल को, जय हिंद की सेना को सलाम करता हूं, प्रणाम। लेकिन स्टैंड क्या है कांग्रेस का? अभी भी सवाल वही का वही है। जी देखिए, हमारा स्टैंड ये है कि तत्काल जब विपक्ष में हमारे नेता राहुल गांधी, विपक्ष नेता जो हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, उन्होंने कहा था कि हम सरकार के साथ हैं और अगर सरकार कोई भी कार्रवाई करेगी तो हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार कार्रवाई करे। पूरा विपक्ष ने सरकार का साथ दिया था। बस एक अहम प्रश्न मैंने कहा ना, कुछ सुलगते सवाल इतिहास भी पूछेगा इस सरकार से कि जब आपके साथ पूरा विपक्ष खड़ा है, जब आपके साथ पूरा 140 करोड़ हिंदुस्तानी खड़े हैं, तो आप अचानक से सीज फायर आप अकेले अकेले कर लिए। मुझे लगता है कि तत्काल एक पार्लियामेंट्री सेशन बुलाना चाहिए, सारी चीजों को रखना चाहिए कि हमने क्यों अचानक। लेकिन अमित जी, आप दो बातें कर रहे हैं। अमित भाई, आप दो बातें कर रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, पूरा विपक्ष खड़ा है, तो अगर सरकार का ये निर्णय है तो उस निर्णय के साथ भी तो खड़ा होना पड़ेगा। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी जी देखिए, मैं तो वही कह रहा हूं, हम तो आज भी कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार जो करेगी हम सरकार के साथ है, ये हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है। लेकिन पूछता है 140 करोड़ हिंदुस्तानी कि अचानक आपने सीज फायर किया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप कॉन्फिडेंस में ले लेते, आप विपक्ष को बता देते, आप देश के लोगों को बता देते कि भाई दो बातें नहीं हो पाएगी अमित जी, एक बात पर रहना पड़ेगा। या तो आप ये कहिए कि सरकार ने जो निर्णय लिया हम उसके साथ खड़े हैं, या तो ये कहिए कि हम इसके साथ नहीं खड़े हैं। आप दो बातें करके कंफ्यूज कर रहे हैं खुद को भी और हमको भी। नहीं, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं है सनी जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, हम ऐसा विषम परिस्थिति में राजनीति नहीं चाहते। हम सरकार के साथ तो खड़े हैं, लेकिन हमारी ये डिमांड है कि तत्काल एक पार्लियामेंट्री सेशन बुला के सरकार को भी जवाबदारी और जिम्मेदारी से बताना चाहिए कि सीज फायर किन शर्तों पे किया है, कोई शर्त है या नहीं है। चलिए जवाब ले लेते हैं। राजीव जी, देश की भावना के साथ विपक्ष खड़ा है, आपके साथ भी विपक्ष खड़ा है, लेकिन तरह तरह की जो बातें निकल कर आ रही वो यही आ रही कि सीज फायर के लिए आखिरकार क्या, किन बिंदुओं पर यह सीज फायर तय किया गया, फिर ये अमेरिका की एंट्री इसमें क्यों हो जाती है? क्योंकि हम एक संप्रभु देश है, हम अपने मसले खुद सुलझाने के लिए सक्षम देश है, ताकतवर देश है, हम बढ़ते हुए इकोनॉमी का देश है हम, तो फिर अमेरिका की मदद हमें क्यों लेनी पड़ रही है और क्यों हमें अपने दुश्मन को या अपने पड़ोसी के लिए किसी और के कंधे का सहारा लेना पड़ रहा है? हम क्या अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ पा रहे? देखिए, रक्षा विशेषज्ञ ब्रह्मदीप जी ने बहुत सुंदर सटीक गागर में सागर भर दिया कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अमेरिका एक महादेश है और जो विश्व की परिस्थितियां वो अलग हो चुकी है। 71 में दो धुरी थी कोल्ड वार के समय, एक संयुक्त रशिया और एक अमेरिका। लेकिन आज परिस्थिति है हर देश, चार अलग अलग महाशक्तियां, भारत एक महाशक्ति है, चीन एक महाशक्ति है, अमेरिका एक महाशक्ति है और रूस एक महाशक्ति। और यहां पर चीन की एंट्री, बहुत इंटरेस्ट था चीन की, ये युद्ध बहुत लंबा चले। और जैसे कि ब्रह्मदीप जी ने भी कहा कि हमारा लक्ष्य नहीं था कि हम पाकिस्तान को भी कब्जा करेंगे। देखिए, युद्ध और लड़ाई में एक अंतर होता है। ये एक लड़ाई थी कि हमारे सीने में घुसकर कैसे आतंकवादी घुस जाते हैं जब हम सीमा पार आतंकवाद को समाप्त कर चुके हैं। और दूसरी दिक्कत है कि पाकिस्तान में अभी तीन अलग अलग शक्तियां हैं, टेबल टॉक करने के लिए कोई एक आदमी नहीं है। आईएसआई की अलग पावर है, सेना अलग बात करती है, वहां के हुक्मरान अलग बात करते हैं और वहां की जनता तो चाहती ही नहीं लड़ाई हो। तो जब ये लड़ाई चल रही है और हम एक जिम्मेदार देश है और रोजाना जब देश में युद्ध कहना तो वो बड़ा आसान है, लेकिन जब हमें 25 वर्ष पीछे चले जाना पड़ता है इकोनॉमिकली और अभी हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, कहना बड़ा आसान है। तो जो सामरिक विशेषज्ञ है देश के सामने, जो अंतर्राष्ट्रीय आपकी सारी बातें कबूल है, लेकिन सवाल यही है कि अमेरिका की एंट्री क्यों हम अपनी तरफ से इसको लेकर आगे इनिशिएटिव नहीं लेते हैं? जब पाकिस्तान हमसे अप्रोच कर रहा है तो हम आमने सामने से सीधी बात करें ना, एक दूसरे से आंखों में आंखें डालकर। क्यों हमें अमेरिका का सहारा लेना पड़ रहा है? प्रश्न वही है, चूंकि अमेरिका की अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है और विश्व बैंक है वो अमेरिका के अधीन है और पाकिस्तान कोई भी हरकत करता है उसके सीधे सीधे वो अमेरिका के अंदर में वो प्रभावित होता है। और अमेरिका ने बीच में कहा कि पाकिस्तान को अगर तुम बीच में लड़ोगे तो चीन आएगा
और चीन के आने से आपकी पूरी जो सामरिक स्थिति है वो चीन के हाथों में रहेगी। अब एक बड़ी दिक्कत होगी कि उधर से चीन भी पाकिस्तान को नियंत्रित करेगा, उधर से अमेरिका भी नियंत्रित करेगा। तो एक बड़ी कूटनीति और एक लंबी चाल। देखिए, मैं ये भी कहता हूं, कृष्ण ने भी कहा है गीतोपदेश में, धर्मो रक्षिति धैर्य धरी विजयन भवत विजयन भवी। अर्थात अगर आप युद्ध कर रहे हैं, लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको धैर्य के साथ लड़ाई लड़नी पड़ेगी। हम आवेग में आकर एकदम उद्वेग होकर कोई काम करेंगे तो उसके बाद परिणाम जो होगा वो हमारे हाथों में नहीं रहेगा। सदियों से साहब ये बातें चली आ रही है। तो बिल्कुल हमें धैर्य के साथ, चूंकि हम उनके एयरबेस को तबाह कर चुके हैं और पाकिस्तान तो बर्बाद हो चुका है, उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन हम विकसित होते एक बड़े राष्ट्र है, जिम्मेदार राष्ट्र है, और अमेरिका के साथ हमारी एक बड़ी साझेदारी है, व्यापारिक साझेदारी है। और आज की लड़ाई सनी जी केवल युद्ध से नहीं होता, एयरबेस से नहीं होता, आज की लड़ाई व्यापारिक, वाणिज्यिक, लेकिन बात राजीव जी, बात कुल मिला के यही आती है कि हमारे जो आंतरिक मामले हैं उस पर वो क्यों दखल दे रहा है। इसके पहले आपको मैं याद दिला देता हूं, मैं जब ये चल रहा था सब कुछ, उसी दौरान जो वहां के उपराष्ट्रपति है वेंस, उन्होंने कहा कि उनका आंतरिक मामला है, हम इसमें दखल नहीं देंगे, हम इसमें पढ़ेंगे नहीं। लेकिन सनी जी एक बात कहूंगा, आज रशिया और यूक्रेन का दोनों अड़ोसी पड़ोसी देश है, रूस इस तरह से वहां उलझ चुका है, न वो वहां से वापस आ सकता है, न युद्ध को लंबा खींच सकता है। एक प्रकार की ये भी स्ट्रेटेजी होती है दूसरे देशों की, ये कि युद्ध में ग्रसित हो जाए और लंबे समय तक युद्ध ग्रसित, हम देखते हैं ईरान इराक के युद्ध का क्या हश्र हुआ था, और तीसरे कई देशों ने उसे हल करने की कोशिश की, नहीं हुआ। तो आज जो यूक्रेन और रूस की स्थिति है, रूस भी तबाह हो रहा है आर्थिक रूप से, तो निश्चित रूप से जो अमेरिका के निर्णय नहीं है, ये ट्रंप ने बहुत जल्दी अपना निर्णय दे दिया, उसे पोस्ट कर दिया, लेकिन विश्व की अन्य शक्तियां भी चाह रही थी कि भारत इस महाचक्र में ना फंसे, इस युद्ध के जो लंबे महाचक्र। लेकिन देखिए, मैसेज जो कन्वे हो रहा है ना राजीव जी, मैसेज जो कन्वे हो रहा है वो ये कन्वे हो रहा है कि हमारे जो मामले हैं उसको सुलझाने में अमेरिका की पहल थी, और अमेरिका ने कोशिश की, तब जाकर ये सुलझ पाया। और उसके बाद हिस्सा है, और जब हम विश्व समुदाय का एक चलिए, हिस्सा होते हैं, अलोनी जी को भी मैं लाना चाह रहा हूं इसमें। अलोनी जी, आपसे भी यही सवाल है मेरा। मैसेज तो ये कन्वे हो रहा है कि हमारा विदेश मंत्रालय जब इसको ब्रीफ करता है, उसके पहले ही ट्रंप का जो ट्वीट आ जाता है, उसके बाद दुनिया को पता चलता है कि दरअसल अमेरिका की वजह से ये सब कुछ हो पा रहा है। तो क्या हम इतने सक्षम नहीं हैं कि हम अपने मामलों को खुद से डील कर पाए, खासकर हमारे पड़ोसी के साथ जो हमारा झगड़ा चल रहा है उसके लिए अमेरिका की दखलंदाजी क्यों, जबकि हम लगातार 4 दिनों से पाकिस्तान पर भारी पड़ रहे थे, हर चीज का मुंहतोड़ जवाब दे रहे थे। तो आमने सामने अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालते तो आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा गहरा असर पड़ता? सनी जी देखिए, जब आप सीमा को क्रॉस करके हमला करते हैं तो फिर ये आंतरिक मामला नहीं रहता। दूसरी बात है कि आप दुनिया के इतिहास, युद्धों का इतिहास उठाकर देखिए। 1965 में हम लाहौर तक चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद जब संघर्ष विराम हुआ तो जो रूस था वो मध्यस्थ था। 1971 में बांग्लादेश बन गया, शिमला समझौता हुआ, तब भी रूस और अमेरिका की मध्यस्थता उसमें उसके बीच में थी, दोनों की कंसर्न थी। 1999 में जब करगिल वार हुआ तब भी जो तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन्होंने पाकिस्तान पर दबाव डाला और उसके बाद संघर्ष विराम हुआ। तो सन्नी जी, दुनिया के इतिहास में ऐसा कभी होता नहीं। और एक बात हम ध्यान रखें, ये 2 राज्यों का झगड़ा नहीं था, पंजाब और हरियाणा का झगड़ा नहीं था कि अमेरिका बीच में आ गया। ये दुनिया के 2 परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों का झगड़ा था। और स्वाभाविक है, देखिए भारतीय जो हमारे सेना के जो लोग हैं या जो भारतीयों का गुस्सा है वो संघर्ष विराम को लेकर हो सकता है। इसका महत्वपूर्ण कारण ये भी है क्योंकि हम जो है पाकिस्तान के आतंकवाद से बुरी तरीके से परेशान रहे। हमारे यहाँ पर आतंकवाद का जो है बहुत बुरे परिणाम भोगे, लेकिन हमको इस ऑपरेशन सिंदूर से उस दृश्य को देखने के हम तरस गए कि वो जो अजहर मसूद, जिसका जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन था, जो पाकिस्तान में बैठकर भारत पर कई आतंकी हमले कर रहा था, तकरीबन 2.5 दशकों से वो पाकिस्तान में रह रहा था। यदि हमारी सेना ने पाकिस्तान में घुसकर उसके जो 14 परिजनों को मार डाला और उसको खून के आंसू रोए, उसने कहा कि मैं क्यों नहीं मर गया, ये कोई मामूली संदेश नहीं है सन्नी जी। आप सोचिए, हाफिज सईद जो है लश्कर तैयबा का बहावलपुर में हमारी सेना गई, बुरिदके में गई। तो ये जो समूचा घटनाक्रम है, इस पर यह बहस तो हो सकती है कि ऑपरेशन सिंदूर का लक्ष्य क्या था, लेकिन यह बहस होना ही नहीं चाहिए
कि हमने संघर्ष विराम क्यों कर दिया, आखिर हम चाहते क्या थे, हमारे लक्ष्य क्या थे। और एक उन बात और पहलुओं पर भी हम आ रहे हैं, उन पहलुओं पर भी आ रहे हैं। सवाल दरअसल इसलिए मेरा मौजूद हो जाता है यहाँ पर अनुने जी, क्योंकि देखिए इसके पहले जब इस्लामिक कंट्रीज पर अमेरिका वॉर कर रहा था, जब उन पर हमला कर रहा था, या पाकिस्तान के एबटाबाद में भी जब हमला किया, तब वो सीधे और तल्ख लहजे में ये कहता था कि हमारा अपना मामला है, इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। तो उसने अपनी दादागिरी दिखाई, दुनिया को बताया कि वो किसी के सामने झुकने वाला नहीं, किसी की मानने वाला नहीं है। तो सवाल एक ही उठता है कि जब वो इस तरह की अकड़ दिखाकर लोगों को, बाकी देशों को अपने साथ आगे नहीं आने देता है या कम्युनिकेशन नहीं रखता है, तो फिर हम उसके लिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, इस पर मैं जवाब आपसे लूंगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा दे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड कुंवर जेपीएस चौहान साहब जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, कल भी आप हमारे साथ जुड़े थे। सवाल एक ही है, उसकी फितरत है मुकर जाने की, उसके वादे पर यकीन कैसे करें? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। जय हिंद। हालांकि शशि थरूर जी ने कहा है, इसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। जी देखिए, आप बिल्कुल इस बात ठीक कह रहे हैं, और मैं भी इस बात को रिपीट करता हूं दूसरे लहजे में कि कुत्ते की दुम को आप 100 साल जमीन में गाड़ के रखिए, वो कभी सीधी नहीं होगी। और मैं जो एंटिसिपेट करता हूं कि ये जो भी हमने कार्रवाई करी है, पाकिस्तान कुछ ही सालों तक ये चीज चलेगी, अब उसका फिर शुरू करेगा। और इसकी परिणति हमने कल शाम को भी हमने देखी थी, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वहां पर दो ही लोग वहां पे पाकिस्तान को चलाते हैं। सरकार नाम का तो सिर्फ एक जो है दस्तूर है, कुर्सी, सरदारी दस्तूरी कुर्सी है, लेकिन उसकी कोई हुकूमत नहीं होती वहां पर, या तो सेना और यहाँ वहां के आतंकवादी संगठन। लेकिन जहां तक इस युद्ध का सवाल है, इसमें हमें बृहद रूप से इसको हमको देखना पड़ेगा, और हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा क्या फायदा हुआ और हमारा इससे संधि से क्या नुकसान हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊं कि युद्ध के अंदर एक होता है सिलेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ एम। हमारा एम क्या था? हमारा एम ये था, जो हमने शुरू में ही कर दिया था, कि जो हमारे खून के आंसू हमको हमें रुलाया था, पाकिस्तान ने हमारे 26 लोगों को मार के, एक असाधारण बात नहीं थी। उसके लिए एक दृढ़ संकल्प था सरकार का कि हम जो है भारत का, और हर एक जनमानस का, हर एक राजनीतिक पार्टी का ये संकल्प था कि पाकिस्तान को उसकी माकूल सजा दी जाए। और प्रधानमंत्री ने भी यही कहा था, सरकार ने भी शुरू में यही कहा था कि हम जो है इसका माकूल बदला लेंगे। और जब हमने इसकी स्ट्रेटेजी बताई थी, एम बताया गया था सेना को, शुरू से ही हमारे दिमाग में बड़ा क्लियर था कि हम जो है सिर्फ रिटेलिएटरी बिहेव करेंगे, नॉन एस्केलेटरी हमारा वो होगा, लेकिन जो भी हमारा वार होगा वो जो है दुश्मन के जबड़े को अच्छी तरीके से तोड़ने वाला होगा। पाकिस्तान का समूल नाश करना ये हमारा उद्देश्य था ही नहीं, ये हमारा उद्देश्य नहीं था। अब जहां तक बात आती है कि हम पाकिस्तान के उस जबड़े को अच्छी तरह तोड़ दें, तो मैं आपसे एक बात कहूंगा, और अगर ईमानदारी से चीज का विश्लेषण करें तो देखिए, हमने उनके जो आतंकवादी सरगना था, अभी पूर्व स्पीकर भी मुझसे कह रहे थे, मैं नाम बता देता हूं, मुदस्सिर खादियान खास उर्फ अबू जुंदाल, हाफिज मोहम्मद जमील, मोहम्मद यूसुफ अजहर, खालिद उर्फ अबू आकाशा, मोहम्मद हसन खान, ऐसे 9 आतंकी ठिकाने थे। और ये बड़े बड़े आतंकी हैं जिन्होंने कई घटनाओं को अंजाम दिया। लश्कर तैयबा के आतंकी है। सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बताया, डीजीएमओ ने भी ये बताया, और ये भी बताया कि 100 से ज्यादा आतंकियों को हमने ढेर किया है, 9 आतंकी ठिकानों को हमने जमींदोज किया है। तो जो लक्ष्य लेके हम चल रहे थे उसमें हमें 100% सक्सेस मिली है। हमने जो लक्ष्य था हमारा, उनके ठिकानों को हमने ध्वस्त कर दिया, पहली बात। उसके बाद फिर इंडिया ने जैसे कहा था, क्योंकि हिंदुस्तान एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबल राष्ट्र है, वर्ल्ड के सामने उसने प्रूव किया है। हमने उस हमले के बाद भी कहा हम आगे कुछ नहीं बढ़ाना चाहते, हमें आतंकवादियों ने एक्ट किया था, हमने आतंकवादियों को ढेर कर दिया, उनके ठिकानों को ढेर कर दिया, हमारा एक्शन सिर्फ रिटेलिएटरी होगा, यहीं पे हम रुक गए थे। लेकिन पाकिस्तान ने हिमाकत करी अपने, एक तो मैं बड़े साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि आज के समय में लोग कुछ भी कहें, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान नहीं है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन चीन है। बिल्कुल।
जो पर्दे के पीछे से ये सारी चीजें करा अगला रहा सवाल मेरा वही और इस अरुण बात को जी हमको से भी जी। ये हमको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा इस बात को। तो चीन के उकसावे में चीन ये चाहता है कि हिंदुस्तान किसी तरीके से आर्थिक रूप से और सैन्य वो जो है हिंदुस्तान बर्बाद, ये उसका लक्ष्य था। दूसरा, उसके आतंकवादी संगठनों के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने हमारे ऊपर रिटेलिएट किया, हमारे ऊपर दोबारा अपनी ड्रोनों से अपनी मिसाइल से हमारे पर वार किया। उसका फिर हमने फिर रिटेलिएटरी जवाब दिया, और रिटेलिएटरी जवाब क्या दिया कि उसके ठिकानों को अच्छी तरीके से हमने बर्बाद किया। जितने उसकी एयरफील्ड्स वगैरह डैमेज हुई हैं, ये छोटी बात नहीं है। आज पाकिस्तान खून के आंसू बहा रहा है, और सबसे बड़ी हार इसके अंदर हुई है, पाकिस्तान की नहीं हुई है, ये हार हुई है चीन की। मैं आपकी चैनल के माध्यम से भी ये कह रहा था कि जब ये युद्ध चल रहा था और ये संभावना थी ये आगे बढ़ेगा, तो मैंने यही कहा था कि पाकिस्तान को पर्दे से पीछे जो है सारे सैन्य सामान और रसद जो है टर्की के माध्यम से ये चुप जो बैठे हुए लोग ये पहुंचाएंगे, और इनका मकसद सिर्फ ये होगा। बिल्कुल, आगे आऊंगा मैं जवान जी, आगे और जब मैं आऊंगा तो चले। इसी पे हम और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अरुण जी जुड़े हुए हैं और ये विदेशी मामलों के जानकार हैं, जरा उनसे ही मैं इस पूरे मामले को और तफसील से समझना चाहता हूं। अरुण जी देखिए, कल जब ये सब चल रहा था उस बीच संयम बरतने की बात चीन ने पहले तो कही, पहले दोनों देशों से कहा कि आप लोग संयम बरतिए, लेकिन एकाएक जैसे ही सीज फायर का ऐलान हुआ उसकी भाषा बदल गई। 1 से 2 घंटे के बाद एक उसकी तरफ से कमेंट आता है कि हम पाकिस्तान की सहिष्णुता के साथ उसके साथ हम खड़े हैं और उसको किसी भी तरह से कोई दिक्कत होगी तो उसका साथ हम देने के लिए तैयार हैं। तो ये जो चीन की भाषा है, इसका क्या मतलब निकाला जाए, इसका मकसद क्या देखा जाए और किस तरह से ये रणनीति के तहत वो आगे बढ़ रहा है? सनी जी बहुत धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया जिस पर विचार किया जाना चाहिए था इस डिबेट में। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो युद्ध विराम हुआ है या संघर्ष विराम हुआ है, यह अचानक नहीं हुआ है। इसके लिए कम से कम जैसे मार्क रूबियो ने कहा भी है कि लगातार 12 घंटे तक दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों से बात हुई है, वहां के सैन्य जो मुल्ला मुनीर से बात हुई है। तो बहुत स्पष्ट है कि यह बात जो लगातार चल रही। अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि अमेरिका के कितने ही थे यहाँ पर और चीन के कितने ही थे। तो ऐसा लगता है प्रथम दृष्टया कि जब ट्रंप ने यह ट्वीट किया तो इससे बहुत स्पष्ट हो गया कि दक्षिण एशिया में अमेरिका की जो स्थिति वो पुनः मजबूत होती हुई दिख रही है, क्योंकि पिछले 1 दशक में आप देखेंगे कि चीन ने अपने विभिन्न प्रोजेक्ट के जरिए दक्षिण एशिया में अपने आप को मजबूत किया है। दूसरी बात यह है कि जो पाकिस्तान की राजनीति है और पाकिस्तान की जो सेना है, ये दोनों दुनिया को बहुत सारे अवसर देती है। अमेरिका जो है वो हमेशा डील करता है वहां के जो सैन्य अधिकारी है, क्योंकि 1970 का दशक था जब सोवियत संघ की सेना अफगानिस्तान में थी, तब से अमेरिका के प्रॉक्सी समूह को तैयार करने का जो ठेका है वो पाकिस्तान ने ले रखा है। उसी ठेके की बदौलत आज दुनिया में इस्लामिक कट्टरपंथ फैल गया है और उसी ठेके की बदौलत पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पर चला गया। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार जो ट्रंप की जो बातचीत हुई है या सबसे ज्यादा विश्वास में लिया गया है वो पाकिस्तान की सरकार को विश्वास में लिया गया है। अब पिछले जब 24 घंटे में आप नजर डालेंगे तो भारत ने जिस प्रकार से हमला किया और प्रेस ब्रीफिंग में अपने जब देश के सामने बातों को रखा, तो उससे पाकिस्तान की जो सेना है उसकी जो छवि है, जो जफर एक्सप्रेस के बाद, अब जफर एक्सप्रेस के अपहरण के बाद लगातार खराब हो रही है। पाकिस्तान के जो सैनिक है वो विभिन्न बलूचिस्तान में अपने जो ठिकाने उनको छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं। तो पाकिस्तान की सेना की छवि बहुत बुरी तरीके से खराब हो रही थी। और उसके बाद पाकिस्तान जिंदा इसीलिए क्योंकि वह भारत विरोध पर जिंदा रहता है। तो इन सब बातों को देखते हुए और बलूचिस्तान में जो सेना है और जो चीन की सेना है, तो इन दोनों के बीच बहुत अच्छे संबंध डेवलप हुए हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में जो व्यवसाय होता है या जो वहां पर निवेश होता है उसमें पाकिस्तान की सेना या सैन्य अधिकारियों की भागीदारी भी होती है। तो चीन को एक अवसर मिला कि कैसे पाकिस्तान की सेना के साथ बेहतर संबंधों का फायदा उठाकर
वहां की सरकार को दबाव में लाया जाए और जो ट्रंप जो रणनीतिक बढ़त इस इलाके में ले रहे थे अमेरिका, उसको कैसे कम किया जाए। तो इस ऐसे में चीन ने निश्चित तौर पर वहां की जो सेना है उससे बात की होगी, जिसकी संभावना पूरी नजर आती है, और वह प्रतिबिंबित हुआ शहबाज शरीफ की भाषा में। देखिए, शहबाज शरीफ ने जब देश को संबोधित किया तो उन्होंने आसिफ मुनीर को धन्यवाद दिया। ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान में तख्ता पलट होने वाला है और शहबाज शरीफ जो है वो पूरे दबाव में वहां पर बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो हालात है वो बहुत ऐसे बिगड़े हालात है, ऐसी उसमें अस्थिरता है कि वहां की जो सैन्य सत्ता है वो हमेशा सर्वोपरि रहती है, और इस बात का प्रयास होता है कि सैन्य सत्ता से ऊपर कोई राजनीतिक सत्ता चली ही नहीं जाए। और जब भारत की बात होती है तो भारत से जो द्वेष है वो पाकिस्तान की जनता को एक करने का माध्यम माना जाता है। इसी कारण पाकिस्तान के जो मुल्ला मुनीर है उन्होंने सबसे पहले द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत उछाला, और पहलगाम में जो हमला हुआ था उसी तर्ज पर हुआ था। तो अब चीन कहां पर खड़ा है और अमेरिका कहां पर खड़ा है, तो निश्चित तौर पर इस मध्यस्थता के बूते कम से कम एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे। और यह भारत की इस कूटनीतिक जीत इसलिए भी कही जानी चाहिए क्योंकि अमेरिका ने 1971 में भारत के विरुद्ध एक बेड़ा भेजा था, लेकिन पिछले 1.5 दशकों में बराक ओबामा जब थे यहाँ पर तो एशिया प्रशांत केंद्र जो था, एशिया प्रशांत रणनीति जो बनाई गई थी उसके केंद्र में भारत है, और भारत और जो अमेरिका एक बहुत बड़े रणनीतिक सहयोगी है। इससे एक संदेश और भी है कि जो चीन है, चीन यदि भारत के खिलाफ खड़ा होता तो निश्चित तौर पर अमेरिका जो है गलवान के समय भी उसकी पेशकश थी तो वो भारत दबाव बनाता। और जहां तक चीन का मसला है कि चीन क्या चाहता है, तो देखिए चीन की दो बातें बहुत स्पष्ट है कि चीन अब आर्थिक महाशक्ति है, चीन की आर्थिक महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी है, और जो पाकिस्तान है वहां पर उसका बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ है। तो चीन को वहां पर अपने जो अरबों डॉलर खर्च किए उसका बचाव करना है। और दूसरी बात यह है कि चीन दूसरे देशों के युद्ध में कभी भाग नहीं लेता, चीन ने इस बार साबित कर दिया। तो चीन जो है वो मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना चाहता था, इसीलिए उसने पाकिस्तान के पक्ष में बयान दिया। लेकिन हमको यह नहीं भूलना चाहिए था कि हमको यह पता था, हमारी सेना को पता था, हमारी सरकार को पता था कि यदि पाकिस्तान पर हमला होता है तो पाकिस्तान के पक्ष में चीन खड़ा हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद भारत ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर सैन्य जो वहां के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, वह भारत का आत्मविश्वास बताता है। और स्कर्दू जैसे जो इलाके हैं, जो दूरगामी इलाके, वहां पर जो हमारी वायुसेना ने जो प्रदर्शन किया उससे चीन को यह संदेश भी है कि आने वाले समय में जो चीन के कठिन इलाके वहां पर भी भारतीय सेना जो है वो हमला कर सकती है। तो मुझे लगता है कि भारत ने लेकिन चीन तो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना के अपने आप को रक्षात्मक तौर पर पहले ही मजबूत कर चुका है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे अरुण जी, लेकिन चूंकि हमारे साथ और भी मेहमान हैं उनके पास भी मुझे जाना है। अमित श्रीवास्तव जी, आप कांग्रेस की तरफ से बात कर रहे हैं, कांग्रेस अब इंदिरा गांधी को याद कर रही है और कहीं ना कहीं आप एक तरफ कहते हैं कि हम मोदी सरकार के साथ खड़े हैं। इंदिरा जी का पोस्टर पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस मुख्यालय के बाहर चस्पा कर दिया गया है, तो फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? देखिए सनी जी, मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा ना कि ये जो प्रहार पाकिस्तान ने किया था वो कहीं ना कहीं हमारी आत्मा का प्रहार था, और उसका मुंह तोड़ जवाब हमारे सैनिकों ने दिया। और निश्चित तौर पे भारत की ललकार से पाकिस्तान में हाहाकार था। आप विश्वास रखिए, जिस प्रकार के वीडियोज आ रहे थे वहां पर हाहाकार मच चुका था। लेकिन इतने आगे बढ़ने के बाद भारत को एक चीज पाकिस्तान को समझ में आ गई थी कि हमने भारत को छेड़ा या भारत छोड़ेगा नहीं। लेकिन मैं आपको फिर आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के इस दुस्साहस के खिलाफ हमारी सेना ने जो एक्शन किया वो काबिले तारीफ था, और पूरा देश 140 करोड़ हिंदुस्तानी सरकार के साथ भी और सेना के साथ भी खड़े थे। अब प्रश्न ये आता है, जैसे मैंने कहा कि पूरा देश जब एक है तो, और मैं आपको बता दूं जो 3-4 दिनों पहले तक जब अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, इंडिया और पाकिस्तान का जो युद्ध है दैट इज नन ऑफ आवर बिजनेस, और अचानक आके ट्रंप साहब का ये कहना कि अब सीज फायर हो जाएगा, ये किसी को बात पच नहीं रही है। ऐसी क्या वजह है? यही तो जनता जानना चाहती है, यही तो वो सवाल है जो जनता 140 करोड़ हिंदुस्तानी जानना चाहता है कि जब हम इतने आगे बढ़ गए थे, क्योंकि पिछले 24 घंटे में जिस प्रकार से घटनाएं तेजी से डेवलप हुई हैं, आप सोशल मीडिया देख लीजिए, आज हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल होता है। जो कल तक, आज सब कह रहे हैं हम सरकार के साथ हैं, लेकिन हर व्यक्ति के जहन में एक प्रश्न है सनी जी
कि ये सीज फायर जो हुआ है वो ट्रंप साहब ने कहा है उसके बाद क्यों हुआ है। और यही प्रधानमंत्री जब विपक्ष में थे तो प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि हम कौन होता है अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान का मैटर है, ये हमारा मसला है, हम देखेंगे, अमेरिका को इसमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है। और आज वही प्रधानमंत्री मान रहे हैं। तो ये लोग यही तो जानना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से एक और चीज कहना चाहता हूं कि इतना हिमाकत की, आप सोचिए पाकिस्तान की हिमाकत की सीज फायर हो गई, उसके बाद भी वो लगातार जो ड्रोन से, फाइटर जेट से, मिसाइल से हमला कर रहा था, उसका जवाबदार कौन है। और पहले हमने कहा था इस टाइप के कोई भी कृत्य को कहीं ना कहीं हम दुश्मन के मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे और सीज ऑफ फायर वॉर कहा जाएगा। तो हम उसको उस परिप्रेक्ष्य में हमने रख के क्यों नहीं देखा। ये ऐसे बहुत से प्रश्न है जिसका जवाब प्रधानमंत्री जी को और सरकार को एक तत्काल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाना चाहिए। लेकिन और ये आज सारे सेना ने सवालों का जो जवाब प्रेस देना कॉन्फ्रेंस की है अमित जी, उसमें जी। उन्होंने साफ तौर पर यह बताया है कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को चलाया गया, इसका मकसद क्या था। ऑपरेशन सिंदूर का मकसद सिर्फ ये था कि जो 26 लोगों की जानें गई है, जो निर्दोष थे, उनका बदला लेना। उनका बदला हमने लिया है। 11 एयरबेस को तबाह किया है, जो आतंकी ठिकाने थे उनको तबाह किया है, कई आतंकियों की जान गई है और पाकिस्तान को बड़ा और भारी नुकसान में पहुंचा है। एक संदेश उनको दिया गया है कि अब की बार आपको छोड़ा नहीं जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि बात अगर सीमित शब्दों में, सीमित कार्रवाई से संपन्न हो जा रही है, पूरी हो जा रही है, तो फिर इसके लिए हमको और आगे बढ़ने की क्या जरूरत है। क्योंकि देखिए, युद्ध के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन भारत जो आगे बढ़ने की दिशा में कुछ कदम बढ़ा रहा है, उसके लिए बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, कहते हैं ना कि हमको उनसे है वफा की उम्मीद जो जानते नहीं वफा क्या है। हम उनसे उम्मीद कर रहे हैं। और आप कहते हैं ना कि घायल नाक को छोड़ना फिर अटैक करेगा। और पाकिस्तान के, हम तो पाकिस्तान पे विश्वास कर ही नहीं सकते, क्योंकि जब जब उसने दोस्ती दिखाने का प्रयास किया है, हमारे पीठ पे खंजर भोगने का उसने प्रयास किया है। अब बार बार मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अभी आप आयरन लेडी स्वर्गीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बात कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं आज पूरा सोशल मीडिया के भरा हुआ है उससे। आज देश के लोग ये डाल रहे हैं कि इंदिरा गांधी होना आसान नहीं है, काश आज इंदिरा गांधी होती तो स्थितियां अलग होती। और हर कोई आयरन लेडी इंदिरा गांधी जितना साहस भी नहीं कर सकता। दबाव इतना भी नहीं कि आतंकवाद का हिसाब लिए बिना ही समझौता कर लिया। तो आप लगातार एक तरफ तो आप अभी कह रहे हैं कि हम अभी आज कल तक आप कह रहे थे हम घुस के मारेंगे। अभी हमारे बहुत सारे, हम 21 टारगेट सेट किए, अभी तो हमने 9 पे हमला किया है। अचानक से आप सीज फायर कर देते हैं। तो आपकी वो बातों को जनता सच माने या अभी वाली जनता को, यही तो है। तो फिर मैं कहता हूं कि कहां इस दौर में वफा की उम्मीद कर रहे हो। बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। हम सब सरकार के साथ हैं, सनी जी सरकार के तो साथ हैं, लेकिन सुलगते सवाल इतिहास पूछेगा इस सरकार से कि आपने समझौता सीज फायर का क्यों किया बिना देश के लोगों को बताए। चलिए, आप सरकार के साथ भी और सरकार के साथ नहीं भी है, इस तरह की बात आप कह रहे हैं। हम सरकार के साथ राजीव जी, लेकिन सरकार से सवाल भी पूछेंगे और सरकार से जवाब भी लेंगे। ये 140 करोड़ राजीव जी, हिंदुस्तानियों आप का किसके सवाल साथ है? अमेरिका के साथ है, जनता के साथ है, जनभावना के साथ है, विपक्ष के साथ है, किसके साथ है? हम भारत को सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए आगे लड़ रहे हैं। और ये मैंने पहले ही कहा कि ये एक लड़ाई नहीं है, एक बड़ा युद्ध है। और बड़ा युद्ध लेने के लिए कभी 2 कदम पीछे चलना पड़ता है, फिर लंबी उड़ान लड़नी पड़ती है। और मैंने गीता का भी जो उपदेश था उसे वर्गीकृत किया था, जो श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर विजय पाना है तो थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा। और अमित श्रीवास्तव जी कह रहे थे, तो आज भी सोशल मीडिया इसमें पड़ा हुआ है कि 71 में हम जंग जीत गए थे, लेकिन टेबल टॉक में हम हार गए। हमने सैनिकों को भी पाकिस्तान के वापस कर दिए और हमारे जो सैनिक थे वो आज भी वहां पर तड़प रहे हैं और हमने बहुत बड़ा भूभाग भी उनको दे दिया। तो देखिए, आज स्थितियां बदल गई। आज 71 नहीं है, ये 2025 है। बहुत सारी स्थितियां बदल गई है और हम एक महाशक्ति की ओर बढ़ रहे हैं। हम यदि युद्ध में उलझे रहे तो युद्ध में उलझे रहने के बाद जो परिणाम होता है, जो हम 25 वर्ष पीछे चले जाते हैं, उस तात्कालिक स्थिति को भी देखना पड़ता है कि हमें बड़ी लड़ाई लड़नी, बड़े बड़े अनुसंधान करने हैं और हमें भी अपने बेचने हैं। जो हमारे जो राफेल हम बाहर से खरीद रहे हैं, आने वाले समय हम भी बड़े बड़े मिसाइल बेचेंगे युद्ध जो दूसरे देशों के सामने। तो इसीलिए लंबा युद्ध जीतने के लिए छोटी मोटी लड़ाई हमने किया, इसमें विजय श्री प्राप्त किए। हमारे पूरे विश्व में हमारा डंका बजा, विश्व समुदाय हमारे साथ खड़ा था और हमने एक सकारात्मक भूमिका निभाई। हमने अपने लक्ष्य को पूरा किया। यदि हम उसी प्रकार से ईरान इराक युद्ध की तरह लड़ते रहे या जिस प्रकार से इजराइल का आज युद्ध चल रहा है या
जो रूस और इसका युद्ध चल रहा है और वो फंसा हुआ है, तो हम वो फंसा हुआ रहना नहीं चाहते। हमारे और भी एजेंडे हैं, और वो एजेंडा है कि भारत महाशक्ति बने और उस ओर अग्रसर है। और अभी कोई देश ऐसा हिमाकत नहीं करेगा जिस प्रकार से हमने जबरदस्त इसका जवाब दिया है। चलिए, चौहान साहब को मिलाना चाह रहा हूं। चौहान साहब, ये जो कोशिश हुई है, ऐसा तो है नहीं कि पहली मर्तबा हमने सीज फायर किया है, पहले भी हम कर चुके हैं। अब की बार क्या नया आपको लगता है? क्या फिर से वो हरकत पाकिस्तान नहीं करेगा? इस बात को लेकर कोई गारंटी है? और आगे के लिए क्या रणनीति आपको लगती है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर है ये कब तक चलेगा? क्योंकि वो तो हरकत करता रहेगा, बार बार फिर वही स्थितियां निर्मित होती रहेगी। क्या समाधान आप देखते हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? पहली बात तो मैं आपसे ये कहूंगा कि एक बॉटम लाइन जो इस संधि की है कि एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म विल बी डीम्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। हम उसी स्थिति में आने के लिए स्वतंत्र हैं, पहली बात। और ये एक जो है वहां की हड़बड़ाहट है, जो आपने देखा कि सीज फायर के आधे घंटे बाद ही जो फायरिंग वहां से शुरू हो गई, उसके दो कारण थे। एक तो वहां के आतंकवादी संगठन जो थे, जिनको इतनी बड़ी हानि हुई, खून के आंसू बह रहे थे, उन्होंने जब इस लाइन को देखा, तो अगर ये पाकिस्तान इस बात को मंजूर कर लेता है तो उनकी तो दुकान बंद हो जाएगी। जो उनकी मिलिट्री लीडरशिप है, जो चाइना के पूरी कंट्रोल में है, चाइना ने दो चीजें देखी। एक तो क्या हुआ कि उसे जो है अमेरिका के का पंच बनना उसको पसंद नहीं आया। दूसरा क्या था, जो वो ये चाह रहा था, बिल्कुल देखिए, बिल्कुल मुंह पे उंगली रख के अपना जबड़ा बंद करके चुपचाप बैठा हुआ था, तमाशा देख रहा था भारत के विनाश को। जब उसने देखा कि मेरा मंसूबा पूरा नहीं हुआ है, एकदम जो फड़फड़ाहट होती है, देखिए पहले नहीं बोला था, एकदम इसके संधि के तुरंत बाद उसका वो आता है कि हम जो है पाकिस्तान के हर एक के साथ, उसने साथ दे दिया। अगर ये नहीं होता तो प्रोवोक पीछे से किसको कर रहा था सप्लाईज आती रहती। चीन प्रोवोक किसको कर रहा था, भारत को या पाकिस्तान को? मुझे पूरा कर लेने दीजिए, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। देखिए, दूसरा जो है, मेरी काफी सैन्य अधिकारियों से, सबसे मेरी जो अभी एक्टिव वॉर में थे, उन सबसे मेरी बात हो रही थी। सेना में बड़ी खुशी है इस बात की, कारण, और अगर आप देशभक्ति के भाव से देखें इस बात को, बिना किसी, मैं किसी राजनीतिक दल में नहीं हूं, मैं उस तरीके से, और जो मेरी ग्राउंड पे मेरी रियलिटी बात हुई है, हमारी बहुत बड़ी इसमें विक्ट्री दो तीन तरीके से। एक तो हमने विश्व के अंदर ये दिखा दिया कि भारत वो देश है जिसकी डिफेंस इतनी स्ट्रांग है। आज तक विश्व के अंदर अद्वितीय ऐसा कोई देश ही नहीं है जहां युद्ध हुआ हो और युद्ध में क्या हो कि दुश्मन फायरिंग आपके ऊपर कर रहा है और आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा। कोई एक राष्ट्र ऐसा बता दीजिए। हमने एक ऐसा राष्ट्र अपने आप को विश्व के सामने दिखाया। दूसरा, कोई ऐसा राष्ट्र बता दीजिए कि जहां हमने उनके ऊपर अटैक किया हो और सारे के सारे टारगेट हमने अचीव करे। मिस होते हैं, उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। और ये सबसे बड़ा संदेश विश्व के अलावा जो है चाइना को संदेश है, जिससे कि सेना, और खासतौर से मैं भी सैनिक रहा हूं, मुझे भी खुशी है कि चाइना 4 बार सोचेगा। उन्हीं के हथियारों से पाकिस्तान ने इसको किया था, और सारे उसके हथियार जिसको वो बेस्ट डिफेंस समझता था, सारे के सारे धराशायी हो गए। और अब वो इस बात को सोचेगा कि भाई अगर मेरा युद्ध होता है इंडिया के साथ, तो इंडिया की डिफेंस कितनी स्ट्रांग है। तीसरी बात मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहता हूं, अभी तक बिना युद्ध के हम सिर्फ अपनी टेबल टॉप जो था, अपने वॉर प्लान्स को बना के और उनकी एक्सरसाइज जो थी डमी रोल कर करके हम इसको करते थे। जिन लोगों ने युद्ध लड़ा था वो लोग धीरे धीरे रिटायर होते जा रहे हैं। हमारी जो नई जनरेशन है उसने बहुत सस्ते में, कहते हैं इंग्लिश में, शार्पनिंग ऑफ द हॉर्न्स, जो आपके सींग हैं उनको धार लगा लेना। बिल्कुल, हमने अपनी नई जनरेशन को कर दिया। और किस कीमत पे? अगर आप देखें, पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी हमारे वो फायरिंग, नॉर्थ से लेके पूरा जो था भुज तक पूरी लगा दी थी, और हमने सेलेक्टिव वेपन्स का इस्तेमाल किया। और सेलेक्टिव वेपन्स में भी हमारे, क्योंकि मीडिया में काफी आ रहा था कि चक्र सुदर्शन, और हमने सारे चक्र सुदर्शन थोड़ी इस्तेमाल करे हैं। हमारे पास जो ओल्ड वेपन्स पड़े हुए थे,
जो ऑब्सलीट हो गए थे हमने उनका भी इस्तेमाल किया है। तो हमने तो अपनी, अगर आप देखें तो मैं बड़े खुले उसमें कहता हूं, काफी चीजें तो मैं खुल के नहीं कह सकता क्या क्या है, लेकिन हमने ऐसी चीजों का जिनको स्क्रैप करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते, हमने उनका इस्तेमाल करके L-70 आपकी जो गन है वो 1964 की है, विश्व ने उसको खत्म कर दिया है, किसी के यहाँ नहीं है, ले हमने अपने इंडिजीनियस एफर्ट से उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी में बदल के उसने जो कमाल दिखाया है, सू ने, शिल्का ने, इगला ने जो कमाल दिखाया है, सब जो है चक्र सुदर्शन से नहीं हुआ। हमने अपने आप को बिल्कुल बचा लिया है। हमारी जो सैनिक, हमारा जो साजो सामान इस्तेमाल किया है, हमने बहुत ही सिलेक्शन ऑफ एम के साथ उनको पाकिस्तान, और पाकिस्तान को हमने क्या किया, एक वेंटिलेटर पे जिसे कहते हैं, अगर आप देखें हमारी सेना ने उस स्थिति में छोड़ा है। उनके आपने सांसदों को देखा कि किस तरीके पार्लियामेंट में वो बुरी तरह गाली दे रहे थे, किसी राष्ट्र के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो सकती है। दूसरा आ जाइए, अमेरिका ने किससे बात करी, उनकी क्या पॉलिटिकल लीडरशिप से बात की, मिलिट्री लीडरशिप से। उसको मालूम है पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई बात फायदा ही नहीं है, वो मिलिट्री लीडरशिप से बात कर रही है। उनके यहाँ जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है वो बुरी तरीके से एक वो हावी हो चुके हैं, अफरा तफरी का वहां पे माहौल है। और इसके आप परिणाम देखेंगे तो हिंदुस्तान का तो कोई नेग्लिजिबल हमने एफर्ट लगा के हमारा जो नुकसान हुआ है, चाहे वो मिलिट्री रिसोर्सेज के बारे में कहें या हमारे बहुत ही नेग्लिजिबल, जो हम किसी नॉर्मल एक्सरसाइज में खर्चा कर देते हैं। यकीन मानिए, हम जो नॉर्मल एक्सरसाइज में करते हैं हमारा सिर्फ खर्चा उतना ही हुआ है, और हमने जो डैमेज पाकिस्तान को दे दिया वो बहुत कुछ दे दिया। हाँ, एक बात से मैं सहमत हूं, जो हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भी कह रहे थे, जो मैंने पहले भी कहा कि ये दुम ऐसी है कि कभी सीधी हो नहीं सकती। अगर ये सीधी होती तो कांग्रेस के टाइम में भी हो जाती है और आज भी मोदी जी के टाइम में सीधी हो, ये कभी नहीं होगी। लेकिन अभी इसमें समय, हमें ये समय वो नहीं है, और हमारा जो लक्ष्य था, और हमें इस पे भी नहीं जाना चाहिए। देखिए, हमारे हित के लिए कोई भी, चाहे वो अमेरिका हो या कोई भी, हमारा राष्ट्र सर्वोपरि। अगर अमेरिका ने भी बीच में आया, पाकिस्तान के पैरों में जाके पड़ गया कि किसी तरीके से कराइए, अगर उसने भी ये कर दिया, आपके पास भी मैं इसमें कोई वो नहीं करता हूं। चलिए, छोटी सी प्रतिक्रिया अमित जी देना चाह रहे हैं। जी अमित जी, जी चौहान साहब एक छोटी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित जी। जी सनी जी, एक प्रश्न भी मेरे और जहन में आ रहा था कि हमारी सेना की क्षमता और कौशल पर हम सबको गर्व है, लेकिन क्या आज अगर पाकिस्तान हमारे से अच्छी स्थिति में होता तो क्या वो सीज फायर करता? ये भी एक प्रश्न है। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि चीन जिस प्रकार से पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़ा हुआ है, मुझे लगता है भारत के लोगों को भी समझना चाहिए कि चीन के सामान खरीदना है कि नहीं खरीदना, ये उनके विवेक पे भी छोड़ देना चाहिए। दूसरा अहम चीज कि टर्की का जिस प्रकार से ड्रोन यूज किया गया, अगर वहां पर भूकंप आया तो सबसे पहले मानवता के नाते भारत ने आगे बढ़ के उनको मदद की, और वो जिस प्रकार से, तो अब दोस्त और दुश्मन दोनों को चुनने का समय आ गया है। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों के बीच में, ये कहना चाह रहे हैं अमित जी। चलिए, मैं अरुणी जी को लाना चाह रहा हूं। अरुणी जी, आपसे मैं ये भी समझना चाह रहा हूं कि ट्रंप ने आज एक बात और कही है जो कि मुझे लगता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर के मुद्दे को भी सुलझाने की बात कह दी है, जबकि ये मामला हमारा आंतरिक मामला है, शायद वो ये भूल गए हैं। इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। और दूसरा सबसे बड़ी बात, एक और इसमें ऐड ऑन कर देता हूं मैं, कि जैसे कि यहाँ चौहान साहब ने भी कहा कि पाकिस्तान अंदर खाने ही अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा में अलग स्थितियां हैं, आपका BLA वहां पर वैसे ही कब्जा कर चुकी है। इसके अलावा सिंध में अलग स्थितियां हैं, वहां पर देखेंगे तो वहां अलग है। बलूचिस्तान में अलग हालात खराब है, उसके सेना और सरकार आमने सामने हैं। ऐसे में भारत का ये जो एक्शन हुआ है तगड़ा, उसके बाद क्या पाकिस्तान भविष्य में इससे कोई सीख लेता दिखाई देता है? और साथ में ट्रंप वाली जो मैंने सवाल पूछा उसका भी जवाब। सनी जी, देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान को लेकर हमारा नजरिया बहुत स्पष्ट होना चाहिए। पाकिस्तान कोई सामान्य राष्ट्र नहीं। पाकिस्तान का जो जन्म हुआ है वो सांस्कृतिक टकराव के आधार पर हुआ है, और इस दुनिया में जहां भी सांस्कृतिक टकराव हुए हैं वहां पर हिंसा हुई है। पाकिस्तान हमको एक संस्कृति के तौर पर, अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है, अपने दुश्मन के तौर पर देखता है। हम नहीं देखते, लेकिन वह देखता है।
इजराइल और फिलिस्तीन में भी क्या है, सांस्कृतिक टकराव है। आप देखिएगा कि लेबनान में शिया, सुन्नी और ईसाई सांस्कृतिक टकराव नजर आता है, सीरिया में आता है। तो दुनिया में जहां भी सांस्कृतिक टकराव के तरीके से दुनिया में जो देखने का नजरिया होता है, उसका समाधान हो ही नहीं सकता जब तक कि वो नस्लें समाप्त नहीं हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान की मिसाइल का नाम गोरी है, पाकिस्तान की मिसाइल का नाम गजनवी है, पाकिस्तान की मिसाइल का नाम जो है अब्दाली है। क्या है संदेश कम है? तो इस मामले को लेकर हम सबको, हम किसी भी राजनीतिक दल से हो, हम कोई भी हो, हमको एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि पाकिस्तान हमको सांस्कृतिक टकराव के तौर पर देखता है। इस कारण से 1971 की जो पीढ़ी थी, उस पीढ़ी ने पाकिस्तान को टुकड़े करके एक मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल कर ली थी। बीच की पीढ़ी जो थी वो इस बात को, उसको शायद इस बात का एहसास नहीं था। अच्छा है कि आज के दौर की जो पीढ़ी है उसको एक बार फिर इस बात का एहसास हो गया कि हम पाकिस्तान पर निर्णायक बढ़त हासिल कर सकते हैं। ऐसा हमको बार बार करना पड़ेगा सन्नी जी, इस समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। अब दूसरी बात जो आप जानना चाहते हैं, ट्रंप ने कहा है कि कश्मीर का समाधान, देखिए 1971 में जो शिमला समझौता हुआ था उसमें स्पष्ट है कि जो कश्मीर है वो द्विपक्षीय तरीके से हम समाधान करेंगे। लेकिन इस बार शिमला समझौते को पाकिस्तान ने निलंबित कर दिया है। ठीक है, अभी भी वो निलंबित ही है। इसका मतलब है कि कश्मीर, और तीसरी बात यह है कि कश्मीर का जो बहुत सारा इलाका है, पीओके का जो इलाका है वो चीन के पास है। मतलब चीन जो है उसमें थर्ड पार्टी है। तो क्या हम इस बात के लिए तैयार हैं कि पीओके पर हमला करके, चीन पर हमला करके काराकोरम हमारा उद्देश्य है, हमारी सरकार कहती है कि हम पीओके वापस ले लेंगे। लेकिन सन्नी जी, इस सच्चाई को हम स्वीकार करना पड़ेगा हमको कि वहां तक पहुंचने के लिए अभी हमको लगातार काम करना पड़ेगा। इस कारण यदि ट्रंप ये कहते हैं तो इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। कश्मीर हमारा है, लेकिन उसको पूरा कश्मीर लेने के लिए, चीन के पास जो कश्मीर के जमीन है उसको लेने के लिए आने वाले समय में लगातार प्रयास करेंगे। लेकिन पहली बार इस सरकार ने पीओके को वापस लेने की बार बार कहा है। तो ये अच्छे संकेत है कि अब हमारी जो सरकारें हैं, जो हमारे राजनीतिक दल है, वो इस बारे में सोचने लगे और चीन को संदेश देने लगे। अब तीसरी बात जो आप जानना चाहते हैं, देखिए कोई भी जो पाकिस्तान बना था धर्म के आधार पर, तो धर्म के आधार पर जो दक्षिण एशिया है पूरा का पूरा, ये दक्षिण एशिया का जो इलाका है विविधता को पसंद करने वाला इलाका है। भारत इस बात को जानता था। इस कारण से भारत ने वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर सभी धर्मों को प्रश्रय दिया। यही कारण है कि आजादी के 8वें दशक तक हम आबाद है, दुनिया के सबसे लोकतांत्रिक देश है, सबसे बड़े धर्मनिरपेक्ष देश है। पाकिस्तान इस बात को नहीं समझा। भारत में हमारे यहाँ पर भाषा को लेकर विद्रोह आजादी के बाद हुआ, हमने उसको बहुत सामान्य लिया। हमने राष्ट्र में महाराष्ट्र बनाया। क्या ऐसा दुनिया में हो सकता है? हमें तमिल के नाम पर तमिलनाडु बना दिया। बिल्कुल, हमने तेलंगाना इसमें बना एक दिया। और ऐड ऑन करना चाहता हूं मैं। भारत की एक कूटनीतिक जीत ही कही है कि आईएमएफ में जब वोटिंग की बारी आई तो भारत ने कहा कि भाई अगर आप ऐसे राष्ट्र को इस तरह से पैसे देते हैं, फंड देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी जो छवि है उसको भी खराब करते हैं। जिसके बाद जो 7 अरब का जो उनको कर्जा मिलना था, लोन मिलना था, राशि मिलनी थी, उसमें से 1 अरब दिया गया। इसके बाद हस्तक्षेप बड़ा अमेरिका का, तमाम लोगों का, तब जाके चीजें कहीं ना कहीं चेंज हुई, डाइल्यूट हुई, और ये भी एक बहुत बड़ा एक कारण बनता है। वापस मैं आऊंगा आलूने जी आपके पास, समय हमारे पास चूंकि कम है। अमित जी, भारत की जो कूटनीतिक तौर पर जो कोशिशें हुई है, क्या आपको नहीं लगता कि किसी जीत से कम नहीं है? क्योंकि देखिए हमने कूटनीतिक तौर पर आर्थिक मोर्चे पर भी उसको तोड़ा है। सिंध का जो चल रहा था, जो पानी हमने रोका है सिंधु नदी का, घाटी का, वो तो एक बात है ही है। इसके अलावा आर्थिक तौर पर भी हमने उसको कमजोर किया है, वैश्विक स्तर पर भी एक संदेश दिया है, और हमने जो फायर किया है उसके ऊपर जिस तरह से प्रहार किया है ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, वो भी उसको हिलाने के लिए काफी था। देखिए, ये तो मैंने पहले ही कहा ना कि इतिहास पूछेगा कि भारत ने क्या हासिल किया, क्या नहीं किया, इससे हमको क्या फायदा हुआ, कौन सा राजनीतिक फायदा हुआ व कौन से रणनीतिक लाभ हमको मिला। ये सारी चीजें सरकार को तो बतानी ही चाहिए, और ये इतिहास पूछेगा सरकार से कि आप क्या। लेकिन अमित जी, कुछ चीजें ऐसे लगता नहीं आपको कि बताने की जरूरत नहीं है? हर चीज राजनीति के लिए नहीं हो सकती है, कुछ चीजें देश के लिए भी होती है, कुछ चीजें समझने के लिए भी होती है, कुछ चीजें अपने आप से अनुभव करने के लिए भी होती है। सनी जी, जब हम ऐसे टीवी पे बैठ के कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब देश के साथ 140 करोड़ जनता खड़े रहे
सरकार के हर फैसले पे कंधे से कंधा मिला के बात करे और कहे कि हम आपके साथ हैं, और उसके बाद अचानक से कोई बाहरी व्यक्ति आके ये कह दे कि अब सीज फायर है और हम उसे मान लें, तो प्रश्न उठता है। मैं फिर कहता हूं कि अब देश 140 करोड़ जनता ये कहती है पाकिस्तान के लिए कि कैसे करे भरोसा, झूठ फरेब और धोखा, यही तो है तेरा लेखा जोखा। तो जो व्यक्ति लगातार हमारे पीठ पे खंजर भोगने का काम किया है, हम उस पे क्यों विश्वास किए, ये भी जनता जानना चाहती है सनी जी। और मैं बार बार कह रहा हूं, अब तक की जो रणनीति की है, भारत ने जो रणनीति अपनाई है, अमित जी, आज भी देश के लोग सरकार के साथ खड़े हैं, लेकिन प्रश्न तो जो है वो उठेगा। लेकिन अब तक जो रणनीति हमने अपनाई है, क्या उससे आप कुछ सहमत है, उसकी कुछ तारीफ करेंगे, उसका कुछ आपको सकारात्मक दिखाई देता है? जिस तरह से मैंने कहा ना कि मैं हमारी सेना के, तीनों सेना के क्षमता और कौशल पर हमें गर्व है, उनके अदम्य साहस पराक्रम, उनकी हर रणनीति पे हम उनको सपोर्ट करते हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और उनके शौर्य को मेरे पास बोलते हैं ना, आई डोंट हैव वर्ड टू से एनीथिंग, हमारे पास शब्द नहीं है। पूरा भारत उनका ऋणी रहेगा। आने वाले टाइम में भारत का एक एक व्यक्ति, आज भी 140 करोड़ जनता जो है हमारे सैनिकों के हम ऋणी है कि जो लगातार हमें जिस प्रकार से भारत को ललकारा। फाइनल कमेंट अमित जी से लेते हैं, राजू जी से लेते हैं। राजू जी, फाइनल कमेंट आपसे बताइए, किस तरह से भारत की जनता को विश्वास दिलाएंगे कि ये जो कदम उठाया गया है, बढ़ाया गया है, वो पूरी तरीके से सोच समझकर बढ़ाया गया है, किसी के भी हस्तक्षेप से प्रभावित होकर नहीं किया गया है, बल्कि भारत की संप्रभुता, अखंडता, भारत के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाया गया है? बिल्कुल, अभी तो युद्धोन्माद है। जनता देख रही थी कि किस प्रकार से हम सियालकोट और लाहौर से लेकर तमाम जगह पर हमने उनके एयरबेस को तबाह कर दिया। तो इसलिए जनता में एक बात थी कि ये जोश था और बहुत बड़ी एक ज्वाला थी, लेकिन जनता उससे थोड़ी सी निराश है। लेकिन जनता, जैसे अमित जी हमारे साथ है, विपक्ष हमारे साथ है, सैन्य विशेषज्ञ और भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ है, तो निश्चित रूप से आज युद्ध के तौर तरीके बदल गए हैं। आज आर्थिक रूप से भी युद्ध लड़ा जाता है। तो धीरे धीरे जनता भी इस बात को समझेगी और 2-3 दिन और 1 हफ्ते के अंदर देश की जनता भी इसे सराहेगी कि किस प्रकार से दो महाशक्ति अमेरिका और भारत ने मिलकर एक टुच्चे लफंगे देश को, जिसे कोई समझता नहीं है, जिसका कोई नेतृत्व नहीं है, उस देश के को हमने ओवरलुक कर दिया और हम एक विजयश्री को हासिल कर लिए हैं। चलिए, तो कहीं ना कहीं विजयश्री हासिल कर लिए। और जिस तरह से राजीव जी ने कहा कि अभी फिलहाल और भी चीजें होनी है भविष्य में, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो अब तक की रणनीति थी, ये जीत से कम नहीं थी, क्योंकि सेना ने फिर से अपना पराक्रम दिखाया है। पराक्रम दिखाते हुए भारत को ये विश्वास दिलाया है कि आप पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। भारत अब तक जिस तरह से अपनी संप्रभुता और अपने देश के लोगों की रक्षा करता आया है, वो आगे भी करता रहेगा। भारत का मान सम्मान और भारत की जो साख है वो बरकरार रखी है उन्होंने, और इस बात का हम सभी को गर्व भी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, राजू जी आपका, अमित श्रीवास्तव जी आपका, ब्रह्मदीप अरुणे जी आपका, चौहान साहब आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, भारत हमेशा से ही अपने सम्मान के लिए, अपने लोगों के रक्षा के लिए और भारत अपनी साख के लिए जाना जाता रहा है। आगे भी जिस तरह का ये एक्शन भारत ने लिया है, उससे इसकी पहचान और उसका कद और बड़ा हुआ है, और ये किसी जीत से कम नहीं है। ठीक है, भावनाएं सबकी अलग अलग हो सकती है, लेकिन बहुत सारी बातें कूटनीतिक होती है, भविष्य के लिहाज से सोची जाती है, समझी जाती है। मुझे लगता है इसको लेकर सबका अपना विचार है। इस पर हमें खुद से ही ये तय करना चाहिए कि क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ, क्योंकि विश्लेषण करना हम सभी का अधिकार है और सभी के लिए इसके अपने अपने मायने हो सकते हैं। किसी के लिए कोई फैसला सही तो किसी के लिए कोई फैसला गलत हो सकता है, लेकिन चूंकि हमने एक सरकार को चुना है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत, ऐसे में हमारा उन पर विश्वास रखना भी जरूरी हो जाता है। तभी जाकर सही मायने में हम देश को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अच्छा कदम उठा पाएंगे और विद्रोहियों को या फिर हमारे जो पड़ोसी है पाकिस्तान, उसको एक मजबूत संदेश दे पाएंगे और हम ये कह पाएंगे कि सीज फायर अब की बार तोड़ा तो फिर पड़ेगा भारी, आपकी खैर नहीं। इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।